नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं विकास। जैसे कि अभी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कि शिक्षण के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में वो हिंदी के शिक्षण के बारे में पढ़ रहे थे। और हिंदी शिक्षण में हम लोग जो चैप्टर कवर कर रहे थे वो कर रहे थे भाषा के बारे में। तो हमने भाषा के बारे में जाना, भाषा को कैसे प्रभावित होते हैं उसके बारे में जाना, मैं गूगल ने क्या कहा है उसके बारे में जाना। इसके साथ ही साथ वाइगोस्की के बारे में पढ़ना है। और इससे पहले हम लोगों ने जो कल पढ़ा था वो और भी एक दो मनोवैज्ञानिकों के बारे में हमने बात की थी और उनके बारे में मैंने आपको पूर्ण तरह से जानकारी दी थी कि किस मनोवैज्ञानिक का क्या कहना है और किसके अनुसार क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली। तो कल जैसे हमने आपको बताया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे ये वाइगोस्की के बारे में। तो जो सिद्धांत के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था तो उसमें एक प्रमुख सिद्धांत अगर भाषा के क्षेत्र में देखा जाएगा तो लेव वाइगोस्की का भी प्रमुख स्थान माना जाता है। तो लेव वाइगोस्की ने क्या कहा था कि ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और इनके जो सिद्धांत का नाम था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था। तो लेव वाइगोस्की का मानना था कि जो बालक होता है यानी जब बालक का जन्म होता है तो बालक के जन्म के पश्चात जैसे जैसे बालक की वृद्धि और विकास होता है वैसे वैसे उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। परंतु कुछ वर्षों तक बालक में सामाजिकता की भावना नहीं पाई जाती है। अगर देखा जाएगा कि कुछ वर्षों तक बालक के अंदर जो है वो सामाजिकता की जो भावना होती है वो नहीं पाई जाती है। अगर बालक को आप घर में आप हो और बालक के सामने आप कोई भी चीज बाजार से लेके आते हो, अगर आप 1 किलो आम भी लेके आते हो और बालक के सामने अगर 1 किलो आम लाने के पश्चात आप बालक के सामने लाकर रखते हो और रखने के पश्चात अगर वो आम को देखता है तो पूरे आम को लेने की कोशिश करता है। यानी वो कहता है कि मुझे जो आम चाहिए वो पूरे के पूरे आम चाहिए। यानी उसे जो आम चाहिए वो पूरे के पूरे आम चाहिए। उसे कोई मतलब नहीं होता है कि उससे छोटा उसका भाई है, घर में और व्यक्ति है, उसके पापा हैं, उसकी मम्मी है, उसके चाचा हैं, चाची हैं, यानी किसी भी रिलेशनशिप से उसे कोई मतलब नहीं होता है। इसका अर्थ सीधे सीधे यह हुआ कि उसके अंदर सामाजिकता की जो भावना होती है बालक के अंदर बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। यानी जो सामाजिक गुण होते हैं वो बालक के अंदर बिल्कुल भी पाए नहीं जाते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक का जो सिद्धांत कहता है, इस सिद्धांत का मानना यह है कि लेव वाइगोस्की ने कहा था कि जब बालक को विद्यालय में भेजा जाता है तो विद्यालय में भेजने के पश्चात बालक को चाहिए, एक शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को स्वतंत्र वातावरण में छोड़ दे और बालक जब अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ अंतःक्रिया करेगा, उनसे बातचीत करेगा तो उसमें स्वतः ही भाषा का विकास होगा। और एक शिक्षक का जो काम होता है वो सिर्फ बच्चे की देख रेख करे, यानी जहां पर भी बच्चे गलतियां करते हैं उन गलतियों को सुधारे। और शिक्षक का जो कार्य होगा वह एक मार्गदर्शक के रूप में होगा। यानी शिक्षक का जो कार्य होगा अगर देखा जाएगा तो किसके रूप में होगा, एक मार्गदर्शक के रूप में होगा। यानी सिर्फ वो देखेगा कि अगर बालक कोई भी गलती वगैरह करता है तो उसकी गलतियों को वो पहचानेगा और गलतियों को पहचानने के पश्चात उसको पुनः से उसी लाइन में, उसी अवरोध में जोड़ने की कोशिश करेगा कि जब वो दोनों बालक हैं और भी बालक हैं और वह स्वतः बालक है तो जब वह अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया करता है तो अंतःक्रिया करने के पश्चात आपको देखने को मिलेगा कि बालक की जो वृद्धि और विकास है इसके साथ साथ जो उसके भाषा की क्षमता है उसमें काफी ज्यादा आपको सहूलियत देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही साथ लेव वाइगोस्की का मानना है कि बच्चे में जो भाषा का विकास होता है वह उसकी समाज और संस्कृति की ही देन होती है। उनका कहना था जो बच्चे में भाषा का परिवर्तन होगा या जो भाषा सीखता है वह कहाँ से सीखता है, अपने समाज में ही सीखा जाता है। अगर बालक जिस समाज में होता है उसी समाज के अनुसार ही
वह अपने बारे में बताएगा, या जो उस समाज में वो सुनता है उसी समाज के बारे में वो जानता है, और उसी की तरह ही उसकी भाषा भी होती है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाएगा तो जो बालक के अंदर परिवर्तन होते हैं वह उसके समाज के कारण ही होते हैं। जैसा उसका समाज है वैसा ही उसकी भाषा में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। अगर बालक है और बालक को अच्छा समाज मिल रहा है, यानी वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो अच्छे लोग हैं और उनकी जो भाषा है वहाँ अच्छी है, उसमें सरलता है, स्वाभाविकता है, इसके साथ साथ जो व्याकरण की एक पकड़ होती है वो पकड़ भी मौजूद है, तो बच्चे के अंदर जो भाषा होगी वो उन्हीं के अनुरूप होगी। और अगर उसके परिवार में या समाज में भाषा की पकड़ नहीं है और वो भाषा का प्रयोग सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों के अंदर भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जैसा उसका समाज होगा उसी के अनुसार ही बच्चे में भाषा का विकास होगा। अगर बच्चों में ये भाषा जो है और वो सीखता कैसे है वो मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे भाषा सीखते हैं वो अनुकरण द्वारा सीखते हैं और उसका अर्जन करते हैं। जो समाज में उसे भाषा मिलती है उसी समाज की भाषा को वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अगर आप हरियाणा में जाते हो तो हरियाणा राज्य में आप देखते हो कि वहाँ की जो आपको बोली मिलती है उसमें थोड़ी सी मधुरता नहीं होती है, वहां पर मधुरता आपको देखने को नहीं मिलती है। और आप जब उनके शब्दों को, वाक्यों को सुनते हो तो आपको लगता है कि ये आपके ऊपर जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा आपको सुनने में हो सकता है ठीक ना लगे। क्योंकि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो और अगर आप यूपी वेस्ट की तरफ जाते हो, चाहे वो आपका मेरठ का एरिया हो, चाहे वो सहारनपुर का एरिया हो, या आप दिल्ली की तरफ बढ़ते हो या आप हरियाणा की तरफ जाते हो, तो इन राज्यों में भी आपको देखने को मिलेगा कि जो भाषा होती है वहाँ की उसमें थोड़ा सा आपको तीक्ष्णता देखने को मिलती है। यानी वहां पर जो सहूलियत है, जो सरलता है या जो मधुरता है वो आपको देखने को कम मिलती है, तो उसी का प्रभाव उनके बच्चों पर भी मिलता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो भाषा होती है उसमें पूर्ण रूप से जो प्रभाव होता है वो किसका होता है, समाज का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ही मैंने बताया कि लेओ वाइगोत्स्की का कहना था कि जो वहाँ की संस्कृति होती है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक आपने सिद्धांत पढ़ रहे हो, तो उस समाज की जो संस्कृति है, संस्कृति का भी जो प्रभाव होता है वह बच्चों के ऊपर देखने को मिलता है। जैसे वहाँ की संस्कृति है वैसे ही बच्चे में वहाँ पर देखने को परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके व्यवहार में भी जो परिवर्तन होगा वो संस्कृति के अनुरूप ही होता है। यानी जैसे समाज और संस्कृत का व्यवहार रहेगा, जैसे वहाँ के शब्द होंगे, जैसे वहाँ की बोली होगी और जैसे वहाँ की भाषा होगी, तो बच्चे में भी वही परिवर्तन आपको देखने को आसानी से मिलते हैं और वही परिवर्तन उसमें अचानक या हमेशा कह लीजिए होते रहते हैं। तो ये था लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। अगर हम अगले सिद्धांत की बात कर लेते हैं तो ये है साक्षर अनुबंधन का सिद्धांत, यानी साक्षर अनुबंधन का सिद्धांत। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले अगर कोई भी आप सिद्धांत पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ो, तो अगर आप शब्दों को नहीं पहचानोगे, यानी जो सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आपके लिए शब्द जरूरी है। अगर आप शब्दों की पकड़ आपके अंदर है, अगर आपके अंदर शब्दों की पकड़ है, तो शब्दों की पकड़ होने के पश्चात आप कभी भी इस चीजों में ध्यान रखोगे कि जब शब्द में आपकी पकड़ है तो आप उसको समझने में आपको स्वाभाविकता आएगी। अगर आप शब्दों की पकड़ है, जैसे इसमें आपने देखा कि एक शब्द लिखा हुआ है आपका साहचर्य, तो साहचर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, जब तक आप इस अर्थ को नहीं समझोगे, जब तक साहचर्य अनुबंधन का सिद्धांत आपको समझ में नहीं आएगा। साहचर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है संग या साथ। साहचर्य शब्द का जो अर्थ होता है संग या साथ। दूसरा शब्द यहाँ पर आपने एक लिखा है और वो है अनुबंधन। दूसरा शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है अनुबंधन। तो अनुबंधन शब्द का अर्थ होता है, यानी इसमें देखा जाएगा कि अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ये अनु आपका एक प्रकार से जो प्रयोग हुआ है वो किसका प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का। और बंधन आपका अलग शब्द अब है। तो जब किसी
शब्द में कोई उपसर्ग होता है तो उसके अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अन उपसर्ग है और बंधन शब्द है, तो इसी से नया शब्द बनकर आ गया अनुबंधन। अनुबंधन का मतलब होता है एक प्रकार से जुड़े रहने से अर्थ निकल कर यहाँ पर आता है, जुड़े रहने से। जैसे यहाँ पर देखा जाएगा इस सिद्धांत में कि साहचर्य अनुबंधन का सिद्धांत, साहचर्य मैंने बताया कि संग में या साथ में। अगर जब आप कोई बालक होता है तो बालक के शुरुआती समय में बालक को सिर्फ शब्द पता होते हैं। अगर बालक की शुरुआत की बात की जाए तो बालक को सिर्फ क्या पता होते हैं, शब्द पता होते हैं और उसका अमूर्त रूप होता है, यानी उसके पास कोई मूर्त रूप नहीं होता है। क्योंकि जब छोटा बालक होता है तो छोटा बालक घर में पापा शब्द भी सुनता है, मम्मी शब्द भी सुनता है, चाचा शब्द भी सुनता है और चाची शब्द भी सुनता है, लेकिन वो उसका जो रूप होता है वो क्या होता है, अमूर्त रूप होता है, कोई उसकी मूर्त नहीं होती है। परंतु जब यहाँ पर अमूर्त रूप को पहली बार सुनता है और जब थोड़े समय के पश्चात, यानी जब कुछ समय के पश्चात उसके फैमिली के मेंबर बताते हैं कि पापा, यानी जब आपने उससे बोला कि आप बोलो पापा, तो बच्चे ने पापा शब्द बोला। अब शुरुआत में वो रूप उसका क्या है, अमूर्त रूप है, यानी सिर्फ वो पापा शब्द को जानता है। यानी शुरुआत में बच्चा जो है वो क्या जानता है, सिर्फ पापा शब्द को जानता है, वो पापा की कोई मूर्त उसके पास नहीं है। तो जिस भी व्यक्ति को बालक देखता है वो हर एक व्यक्ति को क्या कहता है, पापा कह के बुलाता है। पर कुछ समय के पश्चात अगर फैमिली मेंबर उसको बताते हैं कि पापा शब्द के साथ साथ ही उसका मूर्त रूप भी प्रस्तुत कर देते हैं और उसको बता देते हैं कि ये आपके पापा हैं, अगर बता दिया गया कि ये आपके पापा हैं, एक मूर्त रूप दे दिया गया, तो जब मूर्त रूप दे दिया जाता है पापा का, तो जब अगली बार से बच्चा देखेगा, इस व्यक्ति को देखेगा, तो अमूर्त रूप में उसके सामने पापा शब्द जरूर याद आ जाएगा, या जब पापा बोलेगा तो उसके सामने एक मूर्त रूप बन जाएगा कि हाँ मेरे यही पापा हैं। तो इसमें मूर्त और अमूर्त के बीच जो संबंध बना, यही संबंध आपका अनुबंधन कहलाएगा। यही जो संबंध होता है वो क्या होता है, अनुबंधन के रूप में कार्य आप करता है। तो आपने देखा कि साथ में, मैंने बताया कि साहचर्य मतलब क्या है, साथ में, यानी पापा के साथ में क्या पर यहाँ पर है, एक मूर्त रूप प्रस्तुत हो गई है। जो अमूर्त शब्द था उसके साथ में एक आपने मूर्त व्यक्ति को जोड़ दिया और इन अमूर्त और मूर्त के बीच आपने एक क्या बना दिया, अनुबंधन जोड़ दिया। तो यही सिद्धांत जो क्या कहलाएगा, साहचर्य अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। तो साहचर्य अनुबंधन सिद्धांत में बालक को पहले मूर्त रूप दिया जाता, अमूर्त रूप होता है, फिर अमूर्त के बाद मूर्त, और अमूर्त और मूर्त के बीच जब संबंध स्थापित कर दिया जाता है तो वही सिद्धांत जो कहलाता है वो साहचर्य अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। क्योंकि जब बालक सिर्फ शब्दों को सुनता है तो उसके अंदर उसकी प्रतिमा एक विकसित नहीं होती, लेकिन जब वो किसी व्यक्ति को देख लेता है और शब्द को सुनता है तो दोनों के बीच संबंध स्थापित करना वो समझ लेता है। यही सिद्धांत जो आपका कहलाएगा वो साहचर्य अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर मूर्त और अमूर्त के बीच, या कह लीजिए पापा और उस व्यक्ति, पापा शब्द और उस व्यक्ति के बीच क्या बन चुका है, अनुबंधन बन चुका है। यही सिद्धांत जो आपका है वो साहचर्य अनुबंधन सिद्धांत के नाम से आपका जाना जाता है। तो इस सिद्धांत में आपने देखा कि साहचर्य अनुबंधन सिद्धांत क्या होता है और इस सिद्धांत के क्या क्या बेनिफिट्स बच्चों को मिलते हैं। अगले सिद्धांत की ओर हम आगे बढ़े तो इसमें जो अगला सिद्धांत है वो है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। यानी जो अगला सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो नाम है वो सिद्धांत है आपका बाल केंद्रिता का सिद्धांत। अगर हम बाल केंद्रिता सिद्धांत के बारे में बात करेंगे कि बाल केंद्रिता सिद्धांत होता क्या है, तो बाल केंद्रिता जो सिद्धांत होता है वह सिद्धांत हमें यह बताता है कि जब कोई शिक्षक, यानी बाल केंद्रिता जो सिद्धांत है वो सिद्धांत हमें यह बताता है कि जब कोई शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है तो शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते समय बालक का जो केंद्र बिंदु होना चाहिए वह आपका
जो बालक का यानी जो शिक्षक का केंद्र बिंदु होना चाहिए वह बालक ही होना चाहिए और उसका कोई केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका केंद्र बिंदु कोई दूसरा होगा तो कभी भी शिक्षक अपनी शिक्षण प्रणाली में सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे जो शिक्षण प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए या जो भी वो बच्चों को बता रहा है, जो भी वो पढ़ा रहा है, तो उसके जो पढ़ाने की गति होनी चाहिए, उसका केंद्र बिंदु जो होना चाहिए वो बालक ही होना चाहिए। अगर केंद्र बिंदु बालक नहीं है तो कभी भी वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। क्योंकि अगर आप कक्षा 1 के विद्यार्थियों को, अगर आप उदाहरण के रूप में देखोगे कि अगर आप कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हो और 1 के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय अब आपका जो केंद्र बिंदु होना चाहिए शिक्षक का, वो यहाँ पर कक्षा 1 का विद्यार्थी वो बालक होना चाहिए। अगर आपके अंदर, आपने भले ही कितनी आपके पास डिग्री है, आपने जो भी कर रखा है, बीएड कर रखा है, बीटीसी कर रखा है, जो भी आपने कर रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जो पढ़ाने आए हो कक्षा 1 के बालक को पढ़ाने आए हो, तो वहां पर जो आपको बच्चों को पढ़ाना है वह आपको जो आपने पढ़ा है बीएड या बीटीसी में, हाई सोसाइटी में, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको केंद्र बिंदु जो रखना है वो बालक को रखना है और आपके मन में ये विचार होना चाहिए कि 5 साल का, 6 साल का जो बालक है उस बालक को आप किस शिक्षण विधि से पढ़ाओ या कौन सी ऐसी विधि का प्रयोग करो या किस सूत्र का प्रयोग करो या कौन सी ऐसी प्रणाली लाओ कि जो भी चीजें आप बालक को बताओ बालक के मस्तिष्क में अच्छी तरह से आ जाएं। अगर आप केंद्र बिंदु बालक को लेकर चलोगे तो आपकी शिक्षण प्रक्रिया जो है वो कभी भी असफल नहीं होगी और वो सफलता की ओर ही आगे बढ़ेगी। तो जब आप 1 के बच्चे को ध्यान में रखकर और 5 से 6 साल के बच्चे की उम्र को ध्यान में रखकर अपनी शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाओगे, आप उसे पहले वर्णों के बारे में और शब्दों के बारे में, फिर वाक्यों के बारे में, इन सब के बारे में बताओगे, तब वह चीजों को अच्छी तरह से समझेगा और सीखेगा। और अगर आपने उसको वर्ण शब्द का ज्ञान नहीं कराया और आप उसको डायरेक्ट लेके वाक्य में चले गए हो, तो ना तो वो वर्णों को समझेगा कि वर्ण क्या होते हैं और ना ही वो समझेगा कि शब्द क्या होते हैं, क्योंकि उसे वर्ण और शब्द का ज्ञान पहले था ही नहीं और ना ही आपने उसको ज्ञान कराया है। आपने सीधे सीधे उसको क्या कर दिया, वाक्य बनाना सिखा दिया, क्योंकि आपके लिए तो वाक्य आसान है। आपने बोला कि राम स्कूल जाता है। अब अगर एक शिक्षक की दृष्टि से आप इसको देखोगे तो आपके लिए यह जो सेंटेंस वाक्य लिखा हुआ है बहुत आसान है, आपने तुरंत बोल दिया राम स्कूल जाता है। लेकिन जब पहली कक्षा का विद्यार्थी है, अब उसको वर्णों का और इसके साथ साथ शब्दों का ज्ञान नहीं है। अगर बालक को वर्णों का और शब्दों का ज्ञान नहीं है तो बालक कभी भी रुचि अपनी नहीं दिखा पाएगा, यानी वो उनको पढ़ ही नहीं पाएगा कि ये लिखा क्या है राम स्कूल जाता है, क्योंकि उसे आपको पहले वर्ड बताना है, फिर शब्द बताना है और इन दोनों को बताने के पश्चात ही आपको कहाँ जाना है, वाक्य की ओर उसको ले जाना है। अगर इसका ज्ञान बालक को नहीं होगा तो कभी भी वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सफल नहीं हो पाएगा। तो एक शिक्षक को चाहिए कि सबसे पहले वर्णों का ज्ञान कराए, शब्दों का, और शब्दों के बाद वाक्यों का ज्ञान कराए। इसीलिए जो एक शिक्षक का केंद्र बिंदु होना चाहिए वो हमेशा बालक ही होना चाहिए, बालक के अलावा और कोई उसका केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। तो एक शिक्षक को चाहिए तो सबसे पहले अपने सिद्धांत में बालक को केंद्र बिंदु रखकर ही अपने शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। तो आपने यहाँ पर 3 सिद्धांतों के एक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आपने देखा, इसके साथ ही साथ आपने साक्षर अनुबंधन का सिद्धांत देखा और साक्षर अनुबंधन सिद्धांत के अलावा आपने जो तीसरा सिद्धांत देखा वो बाल केंद्रिता का सिद्धांत देखा। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों सिद्धांत आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और अगर किसी भी बालक को या बालिका को किसी भी प्रकार की समस्या है तो हमारे चैट पे जाके वो वहां से कमेंट कर सकते हैं और इसमें अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो इसको आप पुनः से पूछ सकते हैं या हमारे कॉन्टेक्ट नंबर जो फ्यूचर क्लासेस में है वहां पर आप कॉल करके इन
सब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो PDF हैं और जो आपको नोट्स चाहिए वो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो इसको हमारे यहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर पे बात करके यहाँ से आप मंगवा सकते हो। अगले सिद्धांत की ओर हम बढ़ेंगे और अगला सिद्धांत को देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।